अजीज अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज अमन, पाकिस्तान का जो इस वक्त बड़ा लार्जर मसला है उसमें मैं आपको पहले से बता दूं कि इसराइल के अंदर फौज की तैनाती इतना कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर है आसिम मुनीर साहब, वो समझ रहे हैं कि जनाब वो इन मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये मामलात इतने सादा नहीं है। एक लार्जर इशू इस वक्त एट प्ले है, जहां पे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से भी पाकिस्तान को निकाल दिया गया। उसका मैं अलग एक वीलॉग के अंदर कवर करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि अमेरिका इस वक्त जो स्ट्रेटजी है उसकी पूरी दुनिया में, वो ये है कि वो खुद बराह रास्त इन्वॉल्व ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जेर कमान नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका की पॉलिसी है कि जो जीता वही सिकंदर, वो विनर्स के साथ मिल जाते हैं जो आखिर में जीत जाता है। तो वो आउटसोर्स कर रहे हैं रीजनल प्लेयर्स को, जिनको चस्का नया नया लगा है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लगाने के लिए, और उस इन्फ्लुएंस के जरिए वो पैसा कमा भी रहे हैं अगर लगा रहे हैं तो। पाकिस्तान की सूरत हाल में अगर तो इसराइल की ऊपर डिप्लॉयमेंट की आप बात करते हैं, मैं एक दफा फिर बता दूं इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाना चाहूंगा। और पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए कि जो गेम चल रही है उसको समझने के लिए आपको मुझे तकरीबन थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे का पूरा पिक्चर समझा दूंगा जो इस वक्त हकीकतन ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है, जिसको समझना हर पाकिस्तानी के लिए जरूरी है। और मैं दरखास्त करूंगा जीएचक्यू के परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट को, ठीक है, जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, कि इस चीज को आप तो समझते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि ऊपर भी समझा सकें, क्योंकि ये मामलात जो है बहुत वाजे तौर के ऊपर सामने है। मुख्तलिफ सिर्फ डॉट कनेक्टिंग करने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त वो प्लेयर है जो कि पाकिस्तान को आउटसोर्स अमेरिका की तरफ से उसने जबरदस्ती ले लिया है। क्यों लिया है इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाइए। 2011 में मुत्तहिदा अरब अमारात के पास बेतहाशा पैसा था, यूएई के पास। दुबई के स्काई स्क्रैपर्स और आप अबू धाबी के जो पैसा देखते हैं, उस पैसा उनके पास बेतहाशा था, लेकिन वो छोटी सी खलीजी रियासत थी। पूरे के पूरे खित्ते में, मशरक वस्ता में सऊदी अरब को समझा जाता था कि वो ही इस पूरे के पूरे खित्ते को चलाएंगे, और जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ भी उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान की फौज ने भी, और पाकिस्तान की फौज क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करती है, न सिर्फ सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ और यूएई के साथ भी तल्लुकात बना के रखे। लेकिन ये अब कंपीटिंग पावर्स हैं, आपस में एक दूसरे से मुकाबले के ऊपर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैं इसके ऊपर पिछला वीलॉग कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में प्लीज एक दफा देख लीजिएगा। हिम्मत करके 10-12 मिनट निकाल लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने किस तरह पैसा पाकिस्तान में पिछले 20 साल के अंदर लगाया और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पैसा उनके पास है। उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया जब 2011 में नेटो ने जाके, वेस्टर्न पावर्स ने लिबिया के अंदर हमला किया, और लिबिया के अंदर उन्होंने यूएई से पूछा कि क्या आप हमारा साथ देंगे। ये वो पहली दफा थी जब उनको लगा कि यार ये तो मामला जो है, यहां पे हम अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। वहां से इन्होंने 2011 से इन मामलात को शुरू किया, और ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करके, और एक बाकायदा तौर के ऊपर जो जमहूरी कुव्वतें हैं जो मशरक वस्ता में, या उन ममालिक का जिनके मशरक वस्ता से बहुत गहरा ताल्लुक है, मुसलमान ममालिक का, जैसे पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है, उसमें अगर जमहूरी कुव्वतें सामने आती हैं तो उनको तरीके के साथ, बड़े ही तदबीर के साथ, सोशल मीडिया के और मीडिया के और वहां पे ताकतवर हलकों के जरिए उनसे ताल्लुकात बना के उनको दबाने की कोशिश की। और ये सिलसिला जो है उसमें हमें नजर आया इजिप्ट के अंदर। जब इजिप्ट के अंदर हमने देखा कि मिस्र के अंदर अखवानुल मुस्लिमीन की हुकूमत आई, मोरसी की हुकूमत आई, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। 2013 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ बैंकरोल किया मुबैना तौर के ऊपर, बल्कि फुल फ्लेज सोशल मीडिया सपोर्ट किया जनरल सीसी को। अब जनरल सीसी को जब सपोर्ट किया, और उससे पहले ये जनरल हफ्तार को सपोर्ट किया इन्होंने जाके, जनरल हफ्तार को यूएई के मोहम्मद बिन जैद जो उनके हाकिम है। यूएई जो है, मुत्तहिदा अरब अमारात एक फैमिली एंटरप्राइज है। मोहम्मद बिन जैद और उनके भाइयों का एंटरप्राइज के तौर के ऊपर ये काम कर रहा है। मोहम्मद बिन जैद और यूएई के हुक्मरान ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का जमहूरी मुहिम ना आए जिस तरह अरब स्प्रिंग आई थी, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो उनकी बादशाहत खतरे के अंदर पड़ जाए, जो कि तमाम अरब बादशाहतों के सपोर्ट के अंदर ये बात तो है। लेकिन चस्का 2011 में इनको लग गया था
اپنی جو ریجنل ڈومیننس دکھانے کا، اپنے پیسے کو اس طریقے سے استعمال کرنے کا کہ وہ ان کو نہ صرف پورے خطے کے اندر طاقت دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک انفلوئنس دینے کے علاوہ ان کا پیسہ مزید پیسہ بھی بنا سکے، جس کا ہم نے سوڈان کے اندر اب آ کے آپ کو پتا چل رہا ہے 20 سال بعد کہ سوڈان سے سونا جتنا بھی ہے وہ متحدہ عرب امارات میں جا رہا ہے، اور سوڈان کی فوج کو بھی وہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لیبیا میں جنرل حفتار کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس سے حال ہی میں جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ڈرٹی ہیری کو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ وہ بھی امیجز آپ کے سامنے سارے کے سارے سامنے آئے، اور یہ امیجز جو ہے وہ چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ امیج ہے جہاں پہ میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری، عمران خان نے نام دیا ہوا ہے، وہ جنرل حفتار سے جا کے مل رہے ہیں، یہ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ جنرل سی سی سے بھی یہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ان کا تعلق متحدہ عرب امارات میں محمد بن زید کے ساتھ ہے، جو کہ ایک فیملی انٹرپرائز کے طور کے اوپر رن کر رہے ہیں۔ اب اس خطے کو 2011 میں سلسلہ شروع ہوا، 2013 میں انہوں نے ایجپٹ میں اخوان مسلمین میں جب آئی مورسی کی حکومت، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاور بیلنس کرنے کے لیے بہت سی اتھارٹیرین حرکتیں انہوں نے بھی کی، انہوں نے بڑا اگریسیولی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ریئیکشن میں متحدہ عرب امارات کو بھی لگا، سعودیہ کو بھی لگا، تمام خطے کو لگا، امریکہ کو لگا، ہر کسی کو لگا کہ جناب یہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح پاکستان میں عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد ان کو لگا، اور یہ کہنے کے بعد لگا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ تو اسی طرح ان کو لگا کہ جناب اگر یہ معاملات ہمارے لیبیا کے اندر کنٹرول، لیبیا سے جو ان کو پتا چل گیا ایجپٹ کے اندر وہ آتے ہیں، تو ایجپٹ میں اخوان مسلمین کے خلاف جو ہے، مسلم بردرہڈ کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر جو مہم چلائی جاتی ہے وہ ٹریس بیک کی جا سکتی ہے متحدہ عرب امارات میں۔ یو اے ای اس کا پیوٹ تھا، اس کے اندر جو پیسہ لگایا جا رہا تھا، جو میڈیا کمپنیز اس کے اندر آپریٹ کر رہی تھی وہ یو اے ای تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لیبیا کے اندر تیل ہے، اس تیل کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ بات تھی۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب جو عراق وار ہوئی، ویپن فار ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بولا گیا، اور افغانستان میں جو 20 سال اتنی بری طرح کٹ پڑی ہے ویسٹرن کنٹریز کو، اور وہ ٹریلینز آف ڈالر امریکہ لوز کر کے وہاں سے نکلا ہے، تو وہ اب کہتے ہیں کہ بھائی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ڈائریکٹ پیسہ لگانے میں، ریجنل پاور پیسہ لگائیں اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، لیکن وہ جو جیتا اس کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں جا کے۔ تو یہاں پہ اس گیپ کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو 2011 میں جو منہ کو خون لگا لیبیا کے اندر، تو انہوں نے جا کے پورے خطے کے اندر، مصر کے اندر جا کے سپورٹ کیا، کس کو؟ جنرل سی سی کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اب جرنیلوں کو سپورٹ کر کے جمہوری حکومتوں کو گرانے کا سلسلہ، اور اس کے ذریعے ریجنل انفلوئنس ایک طرف مل رہا ہے، اس انفلوئنس کا استعمال کر کے دنیا کے اندر وہ بات کر رہے ہیں، اپنے کاروباروں کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں، سوڈان کے اندر سونا متحدہ عرب امارات کے اندر لا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر پاکستان میں محمد بن زید جو ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کی جو کمپنی ہے ورلڈ ہولڈنگ، جس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے ویلاگ، اگر آپ نے پچھلا نہیں دیکھا، انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے اثاثے خریدے جس میں اتصالات بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے پاکستان کی پورٹس شامل ہیں، کراچی کی پورٹس شامل ہیں، اور بڑے فیوریبل ٹرمز کے اوپر انہوں نے خریدی۔ اور انہوں نے عمران خان کے خلاف کہا یہ جاتا ہے کہ جو سٹرینتھن تو کسی کو نہیں کیا، سی سی بھی اس وقت بھکاری ہے، مصر ایک بھکاری ہے۔ مصر اور پاکستان کے اندر یہ چیز مشترک ہے، مصر میں محمد بن زید سپورٹ کرتے ہیں جنرل سی سی کو، اور پاکستان میں وہ سپورٹ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کو۔ اب دونوں ممالک بھکاری ہیں، اور دونوں ممالک کو بینک رول جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کرتا ہے، ان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیتا۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ اس وقت گیم چل رہی ہے، اور جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس وقت یہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ تو محمد بن زید اور ان کا جو فیملی انٹرپرائز ہے، جو یو اے ای ہے، جس کو چسکا لگا پہلے لیبیا میں، اس کے بعد مصر میں، اور اس کے بعد یمن کے اندر وہ آئے، اور یمن میں جب وہ آئے تو ان کا جھگڑا ہوتا ہے محمد بن سلمان کا اور محمد بن زید کا، سعودی عرب اور یو اے ای کا۔ اب اس جھگڑے کے اندر جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل عاصم منیر یا فیلڈ مارشل عاصم منیر یا جو بھی آپ ان کو کہنا چاہتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ جو سائیڈ لے رہے ہیں اس وقت، یہ واضح طور کے اوپر متحدہ عرب امارات کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ نہ صرف متحدہ عرب امارات کی سائیڈ لے رہے ہیں بلکہ سائیڈ لینے کے چکر میں امریکہ کو بھی یہ آہستہ آہستہ ڈس انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ ڈائریکٹ ہمیں $1 بھی ہمارے اندر نہیں ڈال رہا۔ مسئلہ ان کا یہ ہے، پیسے کا ہے، کہ امریکہ کیونکہ ڈالر نہیں ڈال رہا اور متحدہ عرب امارات ان کو ڈالر ڈال رہا ہے پاکستان کے اندر، ان کو بیل آؤٹ دے رہا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ایجپٹ میں بھی، ایجپٹ، مصر
जनरल सीसी और जनरल आसिम मुनीर, मिस्र और पाकिस्तान दोनों भिखारी बन के रह गए हैं, बेगर्स हैं इस वक्त, और वो जाके पैसा मांगते हैं और मोहम्मद बिन जायद जो है वो $1-2 बिलियन जो है वो उनके अंदर लगा भी देते हैं, इनको दे भी देते हैं। और जाहिर बात है कि ये बड़े ही तरीके के साथ काम किया गया है, इन्होंने खुल के काम नहीं किया, इन्होंने अपना अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ एक रीजनल इन्फ्लुएंस 2011 से 2025 के दरमियान कायम किया है, अपने आप को प्लेयर के तौर के ऊपर खड़ा किया है। इस प्लेयर के तौर के ऊपर खड़ा करने में उनका झगड़ा सबसे बड़ा जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी शुरू हो चुका है। बद्दू आपस के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, लड़ते हैं, और ये बद्दूस जो हैं इनकी आपस के अंदर जो कंपटीशन है वो वाज़े तौर के ऊपर शुरू सामने आ चुकी है। यहां पे कतर के खिलाफ आपको याद होगा कि एम्बार्गो लगाया गया था अरब ममालिक की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने के ऊपर लगाया गया था, और फिर उसको हटाया मोहम्मद बिन सलमान ने आके। तो यहां पे ये झगड़ा जो है इन्फ्लुएंस का झगड़ा है। सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम ममालिक का लीडर भी समझता है क्योंकि मक्का और मदीना वहां पे है, लेकिन इस रोल को चैलेंज मोहम्मद बिन जायद ने अपने पैसे के जरिए किया, अपने इन्फ्लुएंस के जरिए किया, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए किया। दुबई को सेंट्रल हब बना के वहां पे न सिर्फ उन्होंने सदर ट्रंप को कहा कि जी मैं $1.4 ट्रिलियन आपकी अमेरिका में खर्च करूंगा, एक तरफ उनको ये बोला, दूसरी तरफ सदर पुतिन का वैगनर ग्रुप के साथ भी इनके ताल्लुकात कायम है, और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को काबू करने के लिए एरिक प्रिंस बड़े मशहूर कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनको भी कहा कि शॉप सेट करें, कंपनी सेट करें मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। दुबई में इस वक्त दुनिया भर का जो बिलियनियर है और जो बिजनेस है, मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर कॉर्पोरेशंस को उन्होंने लाके बैठा के सया सफेद धंधा करने की इजाजत दी। उनका एम ये था कि दुनिया का जितना भी पैसा है वो पहले लंदन से होके जाता था, वो पैसा लंदन में तो आता है लेकिन वो पैसा मुत्तहिदा अरब अमारात से होके जाना चाहिए, उसका हमें फायदा बहुत ज्यादा। उन्होंने फायदा तो उठाया, पैसा बनाया, लेकिन अब ये रीजनल इन्फ्लुएंस कायम कर रहे हैं। और सदर ट्रंप कहते हैं कि यार चलो तुम अगर जीत जाते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना के ऊपर नो गो है। नो 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 जी, चाइना के साथ किसी किस्म का कोई भी बात नहीं चल सकती। हाँ, रशिया के साथ, वैगनर ग्रुप के साथ वो काम कर रहे हैं, और एक बाकायदा तरीके के साथ। मैं आखिर में इसराइल के मामले के ऊपर आता हूं। इसराइल से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी ये बने, इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस भी इसराइल के साथ चली। इसराइल डेस्परेट है अपने अंदर जो है वो पैसा लगाने का कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। $2-1 बिलियन की उन्होंने तल अवीव के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। इसराइल ने लिसनिंग पोस्ट ली है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर यमन को कवर कर रही है। यमन में इस वक्त सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब अमारात का, यूएई का आपस में झगड़ा है बाकायदा तौर के ऊपर। यमन में इनकी दे डोंट लुक आई टू आई, ये बात जहन के अंदर रखिएगा कि यमन के मामले के ऊपर इनका आपस के अंदर वाज़ेह झगड़ा चल रहा है। और यहां पे जो हमारी इत्तलात है पाकिस्तान के अंदर से, जो मैं आपको बता चुका कि आसिम मुनीर जो है इस झगड़े के अंदर मोहम्मद बिन जायद का साथ दे रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का नहीं दे रहे, जो कि बहुत एक बड़ा पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फौज के लिए भी बहुत बड़ा मसला बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। और यहां पे जो चीज समझने वाली है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैलेंस आउट तो किया हुआ है, चाइना आउट है ठीक है, लेकिन रशिया और अमेरिका के दरमियान भी बैलेंस आउट किया हुआ है। लेकिन ये जो उनको खून लगा है मुंह को, जिसके तहत बेतहाशा पैसा लिबिया में तेल उन्होंने कंट्रोल किया जनरल हफ्तार के जरिए, जनरल हफ्तार को साथ मिला लिया, उसको सपोर्ट किया, फौजी डिक्टेटर को सपोर्ट किया, और उसके जरिए तेल कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, रीजनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि सबसे बड़ा अरब मुल्क जो है, जो इजिप्ट, अफ्रीका और अरब के अंदर है, वो मिस्र है। तो उसमें मिस्र को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी कामयाबी से, लोग कहते हैं कि सीसी आया, बड़ी अच्छी बात है, सीसी को कंट्रोल भी किया, सपोर्ट भी किया, और साथ साथ डॉलर भी फेंक रहे हैं। हफ्तार के पास तो तेल है लेकिन सीसी के पास कोई तेल नहीं है, और ना ही आसिम मुनीर के पास कोई तेल है। इन दोनों को सपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान करते हुए, मोहम्मद बिन जायद करते हुए नजर आते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान यमन के ऊपर आके जब एतराज करते हैं, यमन के ऊपर जो सबसे बड़ा बेदुइन राइवलरी का जो इशू है, बद्दू आपस के अंदर, अरब बद्दुओं का जो झगड़ा है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन यमन में जो अब मोहम्मद बिन सलमान जिस वक्त वली अहद बने तो अपना आप को दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा तगड़ा हूं, तो उन्होंने यमन में अपनी फौजें भेजी। सऊदी फौजों का बड़ा नुकसान भी वहां पे हुआ। ठीक है, इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के भी 50 फौजी जब मारे गए तो उन्होंने कहा कि हम खुद नहीं जाएंगे, हम आउटसोर्स करेंगे अब ये काम पैसे के जरिए, और मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करके हम ये काम करेंगे। इसमें अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होना चाहता,
तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। कतर ने भी यही काम किया, यही काम इस वक्त जो है वो सऊदी अरब भी कर रहा है, ट्रंप को खुश रखने के लिए वहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह यही काम जो है वो मोहम्मद बिन जायद ने भी किया, लेकिन साथ साथ रशिया के साथ भी ताल्लुकात बैलेंस आउट रखे। चाइना अभी तक तो आउट है, कितने अरसे तक आउट है वो हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वापस आते हैं कि इसराइल की डिप्लॉयमेंट के ऊपर जब आप आते हो कि क्या ये इसराइल के अंदर डिप्लॉय कर सकेंगे, तो इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तरफ तो हमारी इतलात के मुताबिक आसिम मुनीर ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान से डिस्टेंस अपने आप को इस जंग में मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान की लड़ाई के अंदर मोहम्मद बिन जैद के कैंप के अंदर आए हैं, बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका से सदर ट्रंप के साथ भी उनको भी लाल झंडी करवाने का मूड इस वक्त क्यों बना हुआ है, क्योंकि जब इसराइल की डिप्लॉयमेंट की बारी आती है, इसराइल में पाकिस्तानी फौज भेजने की बारी आती है, नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि भेजनी चाहिए। इनको भी पता है कि अगर इसराइल में पाकिस्तानी फौज जाएगी तो पाकिस्तानी फौज का इकलौता इस वक्त जो अलाए पीछे मौलवी जो मुल्ला क्रैसी है वो भी इनके खिलाफ हो जाएगी, और उसके बाद टीएलपी वाले भी मजबूर हो जाएंगे इनके खिलाफ होने पे, और बाकी भी जितने मुल्ले इन्होंने सामने बिठाए हुए थे, मुल्ला क्रैसी, उलमाए हक की बात नहीं करता, मसूह की बात करता हूँ, वो सारे के सारे इस फौज के जब खिलाफ हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम नून का रास्ता साफ हो जाएगा। उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है पटवारियों के ऊपर फौज ने लटकाई हुई है कि ये टीएलपी वाले तुम्हें खा जाएंगे या मौलवी आके खा जाएंगे क्योंकि तुमने मुरीद के करवाया है, पुलिस ने करवाया है, तो ये यहाँ पे जो मामलात हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा से बदला मुकाना था, उन्होंने बदला मुकाया, पाकिस्तानी फौज को, पाक फौज को पंजाब पुलिस बना तो हो चुके हैं, अब वो मजीद इससे आगे जाना चाहते हैं और वापस ग्राउंड जो वो लूज कर चुके हैं वो लेना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान की फौज इजराइल में लैंड कर जाए, लेकिन उसका फैसला या तो मोहम्मद बिन सलमान करेंगे या मोहम्मद बिन जैद करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान इस पोजीशन में नहीं है कि वो या तो इब्राहिम एकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो ना ही वो हमायत कर सकते हैं। हाँ, डिफेंस पैक्ट के आड़ के अंदर वो पैसा जरूर दे सकते हैं पाकिस्तान को। अब फैसला घूम फिर के मोहम्मद बिन जैद के पास आ गया कि मोहम्मद बिन जैद या मुत्तहिदा अरब अमारात या उनका शाही खानदान क्या फैसला करता है। उनके तल्लुकात तो इसराइल के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि मोहम्मद बिन जैद ने तमाम तर अपनी ही पॉपुलेशन के खिलाफ, अमारातियों के खिलाफ डंडा भी इस्तेमाल किया, शदीद तरीन कवानीन भी इस्तेमाल किए। उसके बावजूद जो डिसेंट है इसराइल के साथ ताल्लुकात का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, वो बहुत ही बड़ा है। उसके बावजूद, तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद, अमाराती जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के खिलाफ है। न सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब भी इस मामले को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ ये जो बिद्वन राइवलरी है, लड़ाई है, उसमें इस्तेमाल कर रहा है। कतर भी, कतर के खिलाफ जो एम्बार्गो लगा था, ट्रेड एम्बार्गो लगा था, रीजनल एम्बार्गो लगा था, वो यूएई ने लगवाया था। कतर भी यूएई के खिलाफ इस वक्त फुल टाइम, अल जजीरा भी उनके पास है, मैसिव प्रोपेगेंडा जो इस वक्त नजर आता है वो भी इनके खिलाफ है। न सिर्फ ये बल्कि यूएई का अपना सोशल मीडिया, उनके अपने इन्फ्लुएंसर, अमाराती खुद भी इसराइल के अंदर मजीद ताल्लुकात बढ़ाने के खिलाफ हैं। और इसलिए गजा की जो डिप्लॉयमेंट आईडीएफ की सपोर्ट के अंदर है, उस पे मौका नहीं मिल रहा इससे कोई फायदा उठाने का या उससे इन्फ्लुएंस लेने का या फलस्तीनियों की मदद करने का या इजराइल के सपोर्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट, ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट करवाने का मुत्तहिदा अरब अमारात को। सऊदीया ऑलरेडी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, और कतर भी इसके, जारी बात है, कतर पर अटैक किया इसराइल ने पिछले दिनों, आपको पता ही है। वो कहते हैं कि हमने जी हमास को हिट किया, जिसको भी हिट किया, लेकिन अटैक तो अमेरिका के दिफा के बावजूद कतर के ऊपर किया गया है, तो वो भी इसके खिलाफ है। और वो मुत्तहिदा अरब अमारात की, इनकी आपकी जो आपस की बुद्दवन राइवलरी है, उसके अंदर यूएई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आसिम मुनीर को कह सके कि फौज तुम भेज दो। और फौज तो उस सूरत में भेजते जब डॉलर आ रहा था, डॉलर से बढ़ के यहाँ पे कहानी है। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी डिच करने के लिए जो है वो इस वक्त जीएचक्यू के अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि सर अभी इस वक्त हम, ये पॉसिबल नहीं है कि अपनी ट्रुप्स डिप्लॉय करें और उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट बर्दाश्त कर सकें। अब यहां पे आके बात आती है कि फिर क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो तब हल सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के हर जगह से, हर था से होके वापस बात इमरान खान के ऊपर आके रुकती है। उसके ऊपर मैं अलग वीलॉग के अंदर आपको तफसील से बात बताऊंगा। अब तक अगर आपको बात समझ आई है तो कमेंट्स में बताइएगा। मजीद कोई एंगल आप एक्सप्लोर कर मुझे चाहते हैं कि मैं करूं तो वो भी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।